देना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्कृति हम महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। हमारी तो सभ्यता थी, संस्कृति हमारी थी ही नहीं। ये संस्कृति शब्द तो मनुवादी व्यवस्था का है। जो भी संस्कृति के नाम पर थोपा जाए उस हर चीज को खराब कर दो, क्योंकि वे सारे पुरुष जो ये कहेंगे कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम बुद्धवादी हैं, हम नारीवादी हैं और नारियों को बिठाएंगे यहाँ पर, लेकिन घर जाते ही नारी वही सब कुछ काम करेगी, संस्कृति फॉलो करेगी। शिक्षित होइए, घर परिवार संभालना जरूरी है, संभालिए। झगड़ा यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय मूल निवासी। रंगारंग कार्यक्रम जब चल रहा होता है और उसके बाद जब कोई वक्ता आता है, वक्तव्य आता है, तो उस पर कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं संगीत की छात्र रही हूँ। म्यूज़िक से मैंने एमए करा है और मैं क्लासिकल म्यूज़िक भी सिखाती हूँ, तो मुझे पता है कि जब हमारे कानों में मधुर संगीत जा रहा होता है तो उसके बाद एकदम से माइंड सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना ध्यान मेरी बातों की तरफ थोड़ा दें। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए जग में पुरुष महान। वे सभी पुरुष जिनके यहाँ पर आज हम जयंती बना रहे हैं, तथागत बुद्ध, बाबा साहब, फूले साहब, वे हर महान पुरुष जिसने समाज के लिए, बहुजन मूल निवासी समाज के लिए या पूरे देश के लिए महान कार्य किए, उन सबको जन्म नारी ने दिया है। लेकिन कितनी विडंबना है कि नारी पुरुष को जन्म देती है और नारी से ही पैदा हुए कुछ पुरुष वो होते हैं जो नारी विरोधी होते हैं और कुछ पुरुष वो होते हैं जो नारी के उसके साथ देते हैं। यानी कि आजकल हमारे देश में बहुत चल रहा है फेमिनिज्म। जो नारी विरोधी है वो भी फेमिनिज्म, नारीवाद की बात करता है, और जो नारी विपक्षी है वो भी नारीवाद की बात करता है। और ज्यादातर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हमें YouTube पे, सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं जो बाबा साहब की, फूले साहब की बातों को तोड़ मरोड़ कर महिला के पक्ष में बोलते हैं और महिलाएं खुश होती हैं और समझ नहीं पाती कि वो हमारे महापुरुषों की बातों को तोड़ मरोड़ कर हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो समझना, जानना, छानना और मानना कि हमारे सामने आजकल ये जो नए नए समाज के रक्षक पैदा हो रहे हैं, नेता, और वो हीरो की तरह सामने आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि जो हीरो की तरह सामने आता है वही देश को बदल देगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि जितने भी मूछें तान कर या हीरो बनकर सामने आते हैं वे ज्यादातर समाज के वो लोग हैं जो संसद में बैठ के सौदा कर रहे हैं हमारे समाज का। आज भी जब महिलाओं की बात आती है तो मैं सबसे पहले, चलिए बुद्ध से लेते, शुरू करते हैं बुद्ध से। तथागत बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं, कहा जाता है कि तथागत बुद्ध वे इंसान हैं जिन्होंने बिना रक्त की क्रांति करी, और कोई कहता है तथागत बुद्ध शांति का प्रतीक है। तो हमें ये समझना है कि तथागत बुद्ध जो है वे शांति का प्रतीक है या क्रांति का प्रतीक है। मैं आपको बताती हूं कि मेरे नजरिए से मैं तथागत बुद्ध को क्रांति का प्रतीक मानती हूं, क्योंकि जब मैंने बुद्ध को समझना शुरू करा तो मैंने ये देखा कि बुद्ध ने पूरी व्यवस्था परिवर्तित कर दी बिना हथियार उठाए। हमें वही समझना है। और बुद्ध ने हीरो बनने की कभी कोशिश नहीं की होगी। वे साधारण, वे एक राजा से, उन्होंने अपना राजा का पद छोड़ा और फिर वो समाज में उतरे और उन्होंने विचार दिए।
मैंने सोचा कि जितनी भी अन्य बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं भारत के अलावा, वहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी है। वहां की महिलाओं की स्थिति बिल्कुल पुरुषों के समान है। वो दिखती भी अलग है, हमारे जैसी नहीं दिखती, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर महिलाएं जो मनुवादी व्यवस्था, अगर जो महिला कहती है कि मैं मनुवादी नहीं हूं, कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर मनुवाद दिख जाता है, उसके कपड़ों में मनुवाद दिख जाता है, उसके दिनचर्या में मनुवाद दिख जाता है, क्योंकि वो कहती है कि मैं तो हर बुधवार को बुद्ध विहार में जाती हूँ। लेकिन वे बुद्ध विहार में जाकर भी वही काम कर रही हैं जो पहले वहां घंटी बजाती थी। अब घंटी अगर यहाँ बजा दी तो उससे क्या फायदा। बुद्ध के क्रांतिकारी विचारों को ही यदि हम ना समझ पाए और समाज में ना फैला पाए, तो फिर ऐसा बुद्ध को मानने का क्या फायदा कि बुद्ध के विचार हमारे व्यक्तित्व में ही नजर नहीं आ रहे। बुद्ध कैसे नारीवादी थे मैं बताती हूँ। एक बार राजा आजाद शत्रु, उसने अपने एक सैनिक को बुद्ध के पास भेजा और पूछा कि बुद्ध से पूछकर आना कि मैं निरंतर विजयी पाता रहूं, उसका कोई वे रास्ता बताएं, मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति दें। तो बुद्ध ने कहा कि राजा से कहो कि वे जबरन किसी भी महिला को अपना ना बनाए और उसके साथ गलत ना करे, उसको कोई नहीं हरा सकता यदि उसने ये बात मानी। मतलब बुद्ध ये जानते थे कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वो समाज आगे बढ़ता है, और जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वो समाज आगे कभी नहीं बढ़ेगा। तो महिलाओं को शिक्षित होने की जरूरत है। शिक्षित होने से मतलब किताबी शिक्षा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत कम या ज्यादा आजकल सब महिलाएं पढ़ रही हैं। शिक्षित से मतलब बहुजन समाज का जो इतिहास है, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो समझें। चलिए मैं एक और महान पुरुष के बारे में बता देती हूँ, फूले साहब। उन्होंने शुरुआत करी अपनी जीवन संगिनी से और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा जाओ महिलाओं को शिक्षित करो, स्कूल खुलवाया। यहाँ से ये पता चलता है कि सबसे पहले बुद्ध और फिर उसके बाद फूले साहब और बाबा साहब ने इनको अपना गुरु माना। और बाबा साहब कैसे उन्होंने महिलाओं के लिए करा, जहां दूसरे देशों की महिलाएं इस बात के लिए सड़कों पर उतरी हुई थी कि हमें वोट डालने का अधिकार मिले, हमें समानता के अधिकार मिले। दूसरे देशों की महिलाओं ने वोट डालने का अधिकार सड़कों पर उतर कर मांगा, और बाबा साहब जानते थे कि मेरे समाज तो अभी शिक्षित ही नहीं है और मेरे समाज की बेटियां तो दोहरी गुलामी झेल रही हैं, तो उनको ये बात कैसे पता होगी। बाबा साहब ने समझा कि जिस दिन समझ जाएंगी अपने अधिकार का सही फायदा उठाएंगी। उन्होंने हमें जब पुरुषों को वोट का अधिकार दिया तो हम महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया। भारत के संविधान में जो अधिकार उन्होंने पुरुषों को दिए वो सारे अधिकार हम महिलाओं को दिए। और उसके बाद बाबा साहब ने सोचा अभी महिलाओं के अधिकार कम है क्योंकि महिला ज्यादा शोषित है, तो बाबा साहब ने फिर हिंदू कोड भी लिखा। और जब मनुवादी व्यवस्था में रहने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हुई तो बाबा साहब ने बहुत ही तरीके से 4 बार में हिंदू कोड बिल, ताकि महिलाओं का शोषण खत्म हो, उसको लागू करवाया। उन्होंने सोचा कि भले ही मुझे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़े, पर आज मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि मैं सदा इस पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन जो मैं अपनी बेटियों को, अपने समाज की महिलाओं को अधिकार दे रहा हूँ, ये लगातार मेरे देश में चलता रहेगा। और मेरे समाज की जो महिलाएं हैं वो जब इसको समझेंगी तो मेरे समाज का, भारत देश का विकास होगा। जो हमारे लिए बुद्ध ने करा महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए फूले साहब ने करा, वही महिलाओं के लिए उन लोगों से सीखते हुए, रैदास जी से सीखते हुए बाबा साहब ने भारत के संविधान में हमें वो सब कुछ दे दिया। तो अभी मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं अक्सर, महिलाओं की समस्या है कि वे ये शिकायत में ज्यादा रहती हैं कि हम कर नहीं सकते। मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि महिलाओं के
व्यवहार में दिखता है। मैंने जब और पढ़ा तो मैंने समझा कि महिलाओं से घूंघट इसलिए करवाया जाता है कि कहा जाता है यदि महिला का घूंघट हटा और गैर मर्द की उस पे नजर पड़ी तो हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ कि घूंघट हटाना चाहिए और ऐसी संस्कृति को आज से खराब कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्कृति हम महिलाओं के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं। हमारी तो सभ्यता थी, संस्कृति हमारी थी ही नहीं। ये संस्कृति शब्द तो मनुवादी व्यवस्था का है। जो भी संस्कृति के नाम पर थोपा जाए उस हर चीज को खराब कर दो, क्योंकि वे सारे पुरुष जो ये कहेंगे कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम बुद्धवादी हैं, हम नारीवादी हैं और नारियों को बिठाएंगे यहाँ पर, लेकिन घर जाते ही नारी वही सब कुछ काम करेगी, संस्कृति फॉलो करेगी। शिक्षित होइए, घर परिवार संभालना जरूरी है, संभालिए, झगड़े नहीं करने, बनकर रहना है। कुछ गानों में भी भाई ने कहा कैसे पति पत्नी को रहना है, लेकिन अपने खुद को आंकिए, देखिए कि हम कैसे हैं और हमारे अंदर जो भी संस्कृति के नाम पर लदा हुआ है उसको त्यागने की अपने अंदर ताकत लाइए। थोड़ी समस्या होगी पर करना तो पड़ेगा। चलिए मैं बताती हूँ एक कविता की कुछ लाइनों से कि समस्या आ क्या सकती है। चलिए मैं बताती हूँ कि महिलाओं के साथ असल में बहुजन मूल निवासी समाज की महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि वे मनुवादी व्यवस्था को झेल रही हैं। और मैं बखूबी जानती हूँ कि यहाँ बैठी महिलाएं ऐसे अपने घर की उस स्थिति को समझ रही हैं कि मैंने देखा है दोहरे चरित्र के लोगों को जो बाबा साहब की बात तो करते हैं, पर बाबा साहब किस स्तर पर महिलाओं को ले जाना चाहते हैं। बाबा साहब चाहते थे जैसे विदेश में महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, वैसे यहाँ पर भी चलें। पर यहाँ का जो पुरुषवाद है, असल में ये पुरुषवाद ब्राह्मणवाद का ही एक रूप है, जिसको खत्म होने में अभी समय लगेगा, पर इसकी शुरुआत जिसको पीड़ा है उसी को करनी पड़ेगी। अगर आप सोचे कि हमने जिसको पैदा किया हम उससे हर चीज पूछें तो ये गलत है ना। आप पुरुष को पैदा करती हो और आजीवन कभी पति से, कभी पुत्र से और पिता से आजीवन पूछ कर जीवन चलाती हो। मैंने ऐसे माताओं को भी देखा है जिनको पेंशन मिलती है अपने पति की और उनके बटुए में 10 रुपए भी नहीं होते, क्योंकि ये उनकी खुद की गलती है कि वो क्यों नहीं समझती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जितना भारत के पुरुषों ने, महान पुरुषों ने महिलाओं के लिए करा है, मुझे नहीं लगता किसी और देश में महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए इतना पुरुषों ने करा होगा। तो मैं पुरुष विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं उन पुरुषों की सच में विरोधी हूँ जो बाबा साहब के आंदोलन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे देश की महिलाएं नहीं समझ पाएंगी कि बाबा साहब का, फूले साहब का आंदोलन क्या था, और उसके लिए हमें सीमाओं को लांघना होगा। तुम लड़की हो यह अच्छी तरह याद रखना, तुम जब घर की चौखट लांघोगी लोग तुमको टेढ़ी नजरों से देखेंगे। तुम जब गली से होकर चलती रहोगी लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटी बजाएंगे। तुम जब गली पार कर मुख्य सड़क तक पहुंचोगी लोग तुम्हें बदचलन कहेंगे, गालियां देंगे। तुम हो जाओगी बेमानी अगर तुम पीछे लौटोगी, वरना जैसे जा रही हो जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो चलती रहो, चलती रहो। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो रुकना नहीं है, बाधाएं आएंगी। और ये एक कड़वा सच है कि जब महिलाएं किसी चीज का सामना करती है तो जब इंसान उसको बातों से नहीं रोक पाता,
घर के पुरुष जब उससे बहस करते हैं और जब वो बातों से उसे नहीं हरा पाते तो ज्यादातर ये बोलते हैं कि हमारी बदनामी होगी क्योंकि आप रात को लेट आती हो, ये करती हो, वो करती हो। समाज में जो महिलाएं काम करती हैं अक्सर उनके चरित्र को, ऐसी बहुत सारी बातें समाज के लोग कहते हैं। पर हमें शिक्षित होना है, हमें नौकरी भी करनी है, हमें पैसा भी कमाना है और हमें जब हमारी जेब में पैसे होंगे उस पैसे से समाज में निकलकर आंदोलन भी चलाना है। और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, यदि आप नहीं कर सकती तो अपने बेटियों को उस चीज के लिए अभी से तैयार करो। अगर लगता है कि मैं तो अब नहीं कर सकती तो अपने बच्चे को, बेटियों को, खासकर बेटी को तैयार करो, तभी ये चीजें बदलेंगी। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी बात महिलाओं को कुछ इतनी समझ आई होगी कि जो करनी और कथनी वाले अम्बेडकर वादी हैं, मनुवादी लोग, ब्राह्मण तो है ही, हमारे साथ कर ही रहा है गलत। हमें उन सब का विरोध करना है। पहली लड़ाई खुद से और दूसरी लड़ाई हमें रोकने वालों से और उसके बाद तीसरी लड़ाई समाज से होती है। इन सारी लड़ाइयों के लिए महिलाओं को तैयार होना होगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ना बोलकर मेरी इन बातों से कुछ मैसेज महिलाओं को पहुंचे होंगे और महिलाओं को किसी भी तरह की रूढ़िवादी व्यवस्था को आज ही अपने शरीर से उतार कर फेंकने का निश्चय कर लेना चाहिए। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अर्चना विश्वास जी का। जा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि कार्यक्रम के बीच में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है, तो कोई भी उसके बिना ना जाए। ठीक है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सविता अम्बेडकर जी को, जो अपने गीत के द्वारा, अपने गाने के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सभी महापुरुषों को पुष्पांजलि। पता नहीं बीच में भूल आपका सम्मान हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। भाई आप खाली मत बैठो, अर्चना जी के लिए ताली बजा दो यार। इतने अर्चना विश्वास जी अभी आपके सामने अपने विचार रखेंगी और